students again to the first chapter of class 10, that is chemical reactions and equations. Okay. So अभी तक हमने 3 parts इस chapter के complete कर लिए हैं and we have seen from the basics of the chemical reactions to up to the types of chemical reactions, right? See, in the basics of chemical reaction, the first part we have learned that what are basically different types of changes of the environment, right? अब changes हो रहे हैं उसी हिसाब से तो reactions बनती हैं. अचानक से किसी के सामने कोई change आता है तभी वो react करता है, right? So that we have learned in the first chapter, first part of this chapter. Chemical reactions कैसे लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी. फीचर्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे एरो क्या बताता है अबव द एरो, ठीक है, लाइक कौन सी कंडीशंस हम लोग लिख सकते हैं, हीट किस सिंबल से हम लोग दिखा सकते हैं, एरो अगर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है तो वो क्या शो कर रहा है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो केमिकल रिएक्शन में हम कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, जैसे evolution of gas, change in color and a lot of things, right? Okay, all these things we have seen. Now in the next part I told you that chemical reaction should be balanced, but why it should be balanced and what is the law that is governing that particular balancing we have seen, है ना? We have seen that law of conservation of mass will be having application, ठीक है. फिर हमने balancing by hit and trial method देखा and we have learned, we have done some questions also. In the third part, ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करी थी. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट किया था. हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं एंड आई टोल्ड यू दैट मोस्ट जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है. उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन देखा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखे, डिफरेंट टाइप्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज देखी जिससे डिकम्पोजिशन हो सकता है. और ये भी देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली एंडोथर्मिक. अब एंडो और एक्सो का मतलब क्या? एक्सो मतलब बाहर जाता हुआ, थर्मिक बाहर जाती हुई हीट, तो वो रिएक्शन जिनमें हीट बाहर जा रही है वो एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब अंदर, एंडो इनसाइड, अंदर आती हुई हीट. सो जो हीट एनर्जी रिएक्शन होने पर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स अपने अंदर ले रहे हैं, दैट इज दे आर एब्जॉर्बिंग, विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. Fine. So we have seen up to photochemical decomposition in this chapter. Now we will be moving towards other types of reactions that are still left. Those are displacement reactions, double displacement reactions, precipitation reactions, neutralization reactions, right, and redox reactions and their applications. ठीक है. So let's start with the next third type of reaction and that is displacement reaction, ठीक है. displacement, okay. so मतलब क्या है displacement का? substitution के हिसाब से, right. तो displacement क्या होता है? अगर कोई किसी अगर 4 लोग हैं, है ना, और कमरे में सिर्फ 3 सीटें हैं, तो सीट्स किसको मिलेंगी? सिर्फ 3 लोगों को मिलेंगी. 3 लोग जाके बैठ जाएंगे. अब मान लो कि 3 लोग वो बैठे हैं सीट्स पे जो थोड़े कम है, मतलब बॉडीली उनका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, वो थोड़े पतले दुबले हैं, नॉर्मल अपने आराम से बैठ गए. लेकिन जो इंसान अभी खड़ा है उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो लोगों को मार के पीट के उनको उठा के बाहर फेंक सकता है, ठीक है. तो वो क्या करेगा कि किसी भी सीट में, ठीक है, कि कोई भी सीट ऐसी चूज़ करेगा, बिकॉज सारे ही जितने भी सीट्स में बैठे हैं लोग वो सारे दुबले पतले हैं, वो लड़ नहीं सकते उससे. तो क्या करेगा, एक किसी को उठा के बाहर निकालेगा और जाके उसकी सीट पे बैठ जाएगा. तो यहाँ उस इंसान ने किया क्या? डिस्प्लेसमेंट किया. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ सीट टू बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, है ना, ऐसा हुआ. दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट में मेटल्स भी ऐसा करते हैं. जनरली इन आवर फर्स्ट चैप्टर विल बी लर्निंग अबाउट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है. तो इसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे. जस्ट वेट, मेटल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे.
अब देखो मेटल कैसे डिस्प्लेस करेंगे, लेट्स सी वन रिएक्शन। देखो मैं जनरल, सबसे पहले तो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शंस इन विच one metal that is more reactive will be displacing another less reactive metal from its salt solution. I will be writing the definition. Reaction sweet in which more reactive metal will displace less reactive metal from its salt solution। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया। लेकिन चलो डिफिनीशन तो समझ में आ रही है, लेकिन हो कैसे रहा है, बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन होते क्या हैं और मेटल कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। देखो मेटल्स के, सबसे पहले तो मेटल्स के एग्जांपल्स आने चाहिए। मेटल्स के एग्जांपल दो जल्दी से। सोडियम, पोटाशियम, जिंक, यस, आयरन, वेरी गुड, कॉपर है ना, और लेड, और अदर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ठीक है, और भी प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ऑल दीज आर मेटल्स। ठीक है, चलो मेटल्स के एग्जाम्पल तो पता है, पर व्हाट अबाउट सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो सॉल्ट सॉल्यूशंस, लेट मी टेल यू, जनरली जो हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं दैट वुड बी ऑफ मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल सॉल्ट्स। सो कैसे बनाते हैं, टेक अ मेटल, और simply don't remember it like that, you just take some radicals, or you can just take some solutions as the salt solutions. What are those salt solutions? So you can take any sulfate, phosphate, chloride, bromide, iodide, okay, carbonate, nitrate, right, etc. So generally we see these type of salts in the solution, and we basically like the metal salt solution will be there and a metal will be present. So in a displacement reaction I can write it here, and that will be called as single displacement reaction, right? तो इसमें क्या होता है, हमें एक मेटल लेना है M1, M2 मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होगा, सपोज M2SO4 है ना। मैंने बताया था सल्फेट से सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हैं। रिएक्शन होगी तो बेसिकली जो M1 है ये M2 को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, बनेगा M1SO4 प्लस M2। इस रिएक्शन से देखो, या तो फिर हमें ये पता हो कि M1 और M2 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, या तो हमें ये पता हो कि, या तो हमें रिएक्शन पता हो। तो रिएक्शन से भी, रिएक्शन को करने के बाद भी हमें बेसिकली पता चलता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि M1 ने M2 को डिस्प्लेस किया, दैट्स वाई M1 इज़ मोर रिएक्टिव देन M2, एंड द साइन इज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अच्छा, कल मैंने बताया था कि रिएक्टिव अगर ज़्यादा है कोई मेटल तो स्टेबल कम है, दैट्स वाई ये
ईजिली सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि रिएक्टिव जो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं, मेटल्स हो चाहे सब्सटेंसेस हो, कोई कुछ भी, दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन मोर, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो सोल्यूशन बना वो किसका बना, M1 का, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। फाइन। अच्छा, तो मैम समझ नहीं आ रहा है कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। ये सारी चीज़ें तो मतलब रिएक्शन से देखने पे ही पता चलती हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें यही पता, इससे ऐसे ही पता चलेगा, रिएक्शन को देखने से ही पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। इज़ इट? सो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी आपके लिए ये मेहनत करके रखी है, समझ रहे हो। साइंटिस्ट आर वेरी जेनरस, दे हैव ऑलरेडी डन दिस मेहनत। उन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई हुई है मेटल्स की बाय डूइंग दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उन्होंने रिएक्शंस करी, बहुत रिएक्शंस करी, और फिर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई। लेट मी राइट द रिएक्टिविटी सीरीज़ हियर। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर, नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है पर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग इन अवर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। पूरी ये रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर से नीचे तक। ऊपर वाला एलिमेंट जो मेटल है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, नीचे वाला जो है वो लीस्ट रिएक्टिव। है ना, लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब इसको देखते हुए मैं एक कंक्लूजन लिख सकती हूँ। लेट मी राइट द कंक्लूजन। दैट मोर रिएक्टिव मेटल कैन, ये तो हमें पता ही है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि अपर एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लोअर एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। Upper elements of series can displace lower elements from its salt solutions, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अब, राइट। जैसे मैंने ये लिखा था, सॉरी, एक एग्जाम्पल ये लिखा था M1 और M2। तो देखो M1 यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, तो चलो कोई भी अपर एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे M1 ले लिया, मान लो कैल्शियम, तो हमें इसके नीचे के कोई मेटल लेना होगा एज M2। M1 को कैल्शियम ले लेते हैं और M2 को मैग्नीशियम, ठीक है। लेट्स टेक M1 as calcium and M2 as magnesium. So what we can write? Calcium plus MgSO4, because magnesium sulfate will be the salt. Calcium actually can displace magnesium because it is more reactive. So it will form, what it will form? Calcium sulfate plus Mg, ठीक है। This is what we called as displacement reaction. Fine? Good.
I hope you are able to understand. Let's see the example that was given in the slide. So see, here we have taken Mg and CuSO4, not with calcium now, we are taking magnesium with copper. So CuSO4 has actually blue color, है ना. बीकर में लिया CuSO4, उसका कलर था ब्लू, उसको रिएक्ट किया मैग्नीशियम से तो उसका कलर हो गया वाइट. कलर चेंज होते हुए हमें पता चला कि रिएक्शन तो हुई, पर कौन सी रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्यों? क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन एंड मेटल के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं. तो मैग्नीशियम ने कॉपर को हटा दिया, उसकी सीट से हटा दिया, वो उसकी सीट पे बैठ गया और कॉपर बेचारा अकेले हो गया. ठीक है. सो दैट विल बी वाइट इन कलर. नाउ आई बिलीव दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज CuSO4. एक्चुअली इट इज़ ब्लू इन कलर. ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव शोन इट इन ब्लू. जब ये रिएक्ट करता है Fe से, सो Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ना. Fe Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम पढ़ते हैं. ये देगा FeSO4, that is actually will be green in color. प्लस कॉपर. कॉपर मेटल जो है वो रेडिश ब्राउन होता है. ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं. ऐसे भी पूछ सकते हैं रेडिश ब्राउन एलिमेंट, और ऐसे भी पूछ सकते हैं रेडिश ब्राउन मेटल. ठीक है. तो क्या होगा? कॉपर and copper sulfate when it is reacting with Fe, it will be forming FeSO4, that is green, and copper, that is reddish brown. So basically reaction NCERT में कैसे दी हुई है? Iron nail है, that will be like totally made up of iron. It will be dissolved in CSO4 solution. So क्या होगा? आयरन नेल के ऊपर कॉपर जम जाएगा, क्योंकि अब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. तो कॉपर बना, कॉपर आयरन के ऊपर जम गया, सो दैट वुड बी रेडिश ब्राउन मेटल. एंड जो सोल्यूशन, क्योंकि आयरन ने डिस्प्लेस किया था कॉपर को, तो आयरन अब हमारे थोड़ा सोल्यूशन में चला जाएगा. नाउ इट विल बी फॉर्मिंग FeSO4, दैट इज ग्रीन इन कलर. ठीक है. ग्रीन, ब्लू. I hope you are able to understand what is metal displacement or single displacement reactions. ठीक है. These are the third type of reactions. See, we have seen all these things. Okay. Now the next reaction would be double displacement reactions. ठीक है. अब देखो, double displacement reactions में जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बस एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे दोनों मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है पता कैसे चलेगा? अगर सॉल्ट, मेटल, सॉल्ट 1 प्लस मेटल, सॉल्ट 2. देखो, दोनों मेटल के सॉल्ट्स की रिएक्शन होगी. यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोनों सॉल्ट्स होंगे मेटल के. ठीक है. तो मेटल एक दूसरे को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे. देखो कैसे हो रहा है. इस रिएक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे जब मेटल सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक रिएक्शन करते हैं, आयनिक एक्सचेंज होता है. ठीक है. आयनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस. चलो अब देखते हैं कैसे. जनरलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं. AB and CD when reacting together will form AC and BD. क्या ये बात सही है? हाँ, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरलाइज्ड फॉर्म. अब देखो होता कैसे है. मान लो AB को मैंने ब्रेक किया, दिस इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, सो A प्लस एंड B माइनस. C एंड D को ब्रेक करूंगी ऐसे ही, C प्लस एंड D माइनस. अब मुझे बस कुछ नहीं करना प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ. एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुको, यहाँ पे AD लिख लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर. AD प्लस BC. ठीक है. चलो कैसे,
यहाँ पे हमने A से D को और B से C को, ठीक है। हम लोग जनरलाइज लिख रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम देख लेंगे सब कुछ। तो क्या बना, AD प्लस BC, इट विल फॉर्म लाइक दिस बाय क्रिस क्रॉसिंग। रियल एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे BaCl2 है, दैट इज बेरियम क्लोराइड, when it is reacting with sodium sulfate, right, it will be forming BaSO4 as white precipitate and NaCl aqueous solution। कैसे हुआ, चलो देखते हैं। बेरियम क्लोराइड को ब्रेक करते हैं Ba2 प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है। जो पॉजिटिव बनाएंगे दैट आर मेटल्स एक्चुअली मेक कटायंस, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो नेगेटिव बनाएंगे दैट आर नॉन मेटल्स विल बी रिटन इन राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। नाउ Na2SO4 में Na प्लस इज द मेटल एंड SO4 2- इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो। बेरियम सल्फेट बनेगा तो BaSO4 SO4 2- होता है ना, इसलिए, और NaCl, ठीक है। देखो, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। आई विल बी राइटिंग इट हियर। ठीक है, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होंगी जो डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह लगेंगी और वो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस नहीं होंगी, वो हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो पीछे देखते हैं, एग्जांपल ये वाला देखा था हमने। देखो यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा सॉलिड फॉर्म हो जो सॉल्युबल ना हो एंड सेटल डाउन हो जाए ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, सो दैट विल बी प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, silver nitrate, it is reacting with sodium chloride, so both are salts, both have metals, they will be reacting together to displace each other from their salt solution। AgCl क्या बना लेगा, precipitate, और NaNO3 will be in aqueous solution, ठीक है। So this is also a reaction of, this is also an example of double displacement plus precipitation reaction, ठीक है। Next, CuSO4, that is CuSO4 copper sulfate, H2S is hydrogen sulfide। Sulfides can also, like sulfides जो होते हैं, phosphides होते हैं, वो भी salt होते हैं, kind of, you can think, you can say it like that। H2S is a ionic compound, ठीक है। तो देखो, जब ये बेसिकली हमें रिएक्शन देता है तो CuS की ब्लैक PPT फॉर्म होती है, कॉपर सल्फाइड की ब्लैक कलर की PPT फॉर्म होती है, एंड H2SO4 बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। सो ये रिएक्शन करी कैसे, एक बार देख लेते हैं, चलो। CuSO4 है ना, तो यहाँ पे लिखो कॉपर 2 प्लस SO4 2- है ना, और H2S था तो H प्लस लिखो और S2- लिख दो। अब इसको जोड़ दो, तो ये हो गया CuS। क्या ये बात सही है, CuS एंड H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CuS and H2SO4, and CuS is a precipitate, ठीक है। Okay, now see, we have seen double displacement reactions and displacement reactions both. Now let's move to the next reaction, that is neutralization reaction. But before that, if you have any questions, you can write in the chat box, you can write in the comment section. I will be telling you in the next class, fine.
Okay, now let's start with neutralization reaction. That's the fifth type of reaction that we are going to learn. देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज करना, राइट? कोई चीज़ है अगर वो एसिडिक है तो बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देना, कोई चीज़ बेसिक है तो एसिड डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर देना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, राइट, तो आपको एंटासिड खिलाया जाता है. एंटासिड क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि एसिड और बेस दोनों की अपोजिट क्वांटिटी है, अपोजिट नेचर है. दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना. फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं बचेगा. वैसे ही एसिड्स एंड बेसिस के साथ भी होता है. सो व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, एसिड्स reacts with bases to form salt and water and heat energy. I'm telling you कि इसमें heat energy भी निकलती है. So this is actually a exothermic reaction also. है ना. दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो. नाउ एक और रिएक्शन है इसमें. लेट्स सी दिस रिएक्शन, दिस एग्जांपल. HCl is an acid, NaOH is a base, salt is NaCl, water is H2O और हीट भी निकलेगी, दोनों में हीट निकलेगी. ठीक है, ठीक. चलो, तो और कैसे हो रही है ये रिएक्शन? लेट्स सी. HCl को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H+Cl- और NaOH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Na+ और OH-. देखो क्या हो रहा है, जल्दी से देखते हैं. ये क्रिस क्रॉस करो जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट में करते थे, एंड इट विल फॉर्म H2O एंड NaCl, है ना. H2 and NaCl is the formation that will be happening, right? These are the products. एंड हीट तो निकलेगी. अब हीट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो लाइक इट्स एन एनर्जी. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. सो दिस इज एक्सोथर्मिक ऑल्सो प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. व्हाट एल्स? न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, तो देखो हमने एक ही रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को पहचान लिया. ये चीज़ें हमें आ गई एंड दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके जो कंपटीशन होगा उसमें, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि एक रिएक्शन लिख देंगे, दे विल बी गिविंग यू डिफरेंट ऑप्शंस. मान लो ये रिएक्शन लिख दी और ऑप्शन में दे दिया डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, ठीक है, दे दिया एक्सोथर्मिक, फिर फोर्थ ऑप्शन में दे दिया एक्सोथर्मिक एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोनों ही हैं रिएक्शन में, तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आई. देखो लास्ट एग्जांपल भी देख ही लेते हैं एक बार. HCl है, एसिड है, NH4OH बेस है. एसिड्स और बेसिस के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा चैप्टर नंबर 2 में. तो मैं बताऊंगी कि जिनमें हाइड्रोक्साइड्स होता है वो बेसिस होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड्स होते हैं. तो दैट्स वाई देखो HCl में हाइड्रोजन है एसिड, NH4OH में OH है बेस. नाउ यू विल से कि मैम इसमें भी तो हाइड्रोजन है, O के साथ H जुड़ा है, N के साथ H जुड़ा है, तो ये क्यों एसिड नहीं है? विल बी लर्निंग अबाउट इट. रिएक्ट कर रहे हैं तो NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, H2O बन रहा है और हीट एनर्जी निकल रही है. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. In this chapter we'll be learning more about them in the next chapter. So in exothermic reactions I told you कि वो reactions जिसमें
हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, ओके। सो देखो एक्सोथर्मिक में जनरली मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल हो जाता है, और कंबशन रिएक्शंस भी आ जाती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली एग्जांपल्स हम लोग अभी देखना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में होता क्या है, अगर मैं जनरलाइज्ड वर्जन लिखूँ इसका, तो सपोज reactant 1 is reacting with the reactant 2 and it is giving product 1 and product 2 with evolution of heat also, ठीक है। So basically what is happening, heat निकल रही है, we can see that in the product heat is formed। चलो first reaction देखते हैं, calcium oxide that is quicklime is reacting with actually water is added in calcium oxide, so to give slaked lime and heat, so this is one exothermic reaction, ठीक है। और ये क्या है, combination reaction भी है, so we can write it as exothermic plus combination, exothermic plus combination, ठीक है। चल अब देखो जब हम लोग बैलेंसिंग कर रहे थे तो मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन क्या होती है कि अगर कार्बन है या कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसको जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी गिविंग यू CO2, H2O एंड हीट एनर्जी, राइट। CO2, H2O एंड हीट एनर्जी, सो दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो दो रिएक्शंस देख रहे हो ना, ये क्या है, कंबशन रिएक्शंस। क्यों है, आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट। प्लस एक्सोथर्मिक, देखो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, तुम लोग को पता होना चाहिए हमेशा कि कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंड they are always exothermic। so तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा कि you are supposed to write at least three combustion reactions, from the ones like some in which only carbon and hydrogen compound is there, and some reactions in which carbon, hydrogen and oxygen compound is there, right। So I have told you in the part 2 how to write generalized combustion reaction, इसीलिए तुम लोगों को I am giving you homework, write 3 combustion reactions on your own, ठीक है। तो देखो CH4 क्या होता है, CH4 is a carbon and hydrogen compound and it is methane gas, मीथेन बोल सकते हो, जिसको हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसकी बैलेंसिंग हमने करी थी, भूलना मत, इसकी बैलेंसिंग हमने करी है, अगर नहीं पढ़ा है तो पार्ट सेकेंड में जाके पढ़ लो। 2 ऑक्सीजन गिविंग CO2, H2O एंड हीट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी कंबशन है, देखो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंबशन। अब रेस्पिरेशन, ये जो रिएक्शन है वो रेस्पिरेशन है कैसे, C6H12O6, ये है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जा क्यों रहा है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज जा रहा है बिकॉज ग्लूकोज इज अ शुगर, शुगर विल बी प्रेजेंट इन चपातीज, राइस, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईट, ठीक है। सो ग्लूकोज विल बी गोइंग इन अवर बॉडी बाय शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। When it is burned in presence of oxygen, you know how to balance the reaction very well, so I am not supposed to tell you. It will be giving us CO2 plus H2O plus heat, okay, heat energy। so देखो होता क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज जाता है, कार्बो हम कुछ खाते हैं, what will happen, oxygen, we are breathing in oxygen, we are breathing out carbon dioxide, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हम लोग ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन स्टार्ट होगा,
जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इट विल बी बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड that we will be breathing out, right? We will breathe out the carbon dioxide. H2O का फॉर्मेशन होगा तो वो हमारी बॉडी में रह जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. H2O से हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो हमारी बॉडी में रह जाएगा. एंड हीट एनर्जी, तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं आफ्टर सम टाइम हमें थोड़ी हीट एनर्जी महसूस होती है, राइट? इसलिए जनरली समर्स में लोग कम खाना पसंद करते हैं, बिकॉज दे लाइक देयर बॉडी जनरेट्स हीट एनर्जी. ठीक है, हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी फॉर्म होती है. अब उस हीट एनर्जी फॉर्म हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी को थोड़ी एनर्जी मिली बाय द फूड. सो दैट एनर्जी you will be using in doing some works, like you will be playing, studying, right, reading books or whatever you want, whatever work you want, you can do by the help of that heat energy when it will be converted to mechanical energy of your muscles. ठीक है, तो ये respiration is also a exothermic reaction. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट. इसको बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना, दिस इज एन एक्सेप्शन. क्यों एक्सेप्शन है? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं उनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बट यहाँ पे हम वी कैन सी दैट ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिखा हुआ है. अब ये कैसे? लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. देखो क्या हो रहा है वेजिटेबल मैटर का. कंपोस्ट में डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये किसकी वजह से होता है मैं बता देती हूँ, बैक्टीरिया की वजह से. अब वेजिटेबल मैटर मतलब क्या होता है मैम? तो कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे प्लांट्स वगैरह ले लो, है ना, और तुम या फिर जो वट एवर यू वॉन्ट, राइट, कुछ सब्जियाँ ले लो, राइट. आफ्टर सम टाइम दे विल गेट डिकम्पोज्ड, है ना, बाय द application of bacterias, they get decomposed into compost. Now what is compost? So fertilizers, manure, that will be helping your soil to make the better quality of soil. ठीक है, so that will be compost. अब देखो क्या होता है, why is it exothermic? देखो हमेशा ध्यान रखना, वेजिटेबल मैटर हो या कुछ भी हो, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी का यूज़ होता ही है. एनर्जी विल डेफिनेटली बी यूज्ड इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बट हेयर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया इज इवॉल्विंग एनर्जी to do the reaction, है ना, to do the reaction. And vegetable matter will absorb some energy for decomposition. ठीक है, तो मान लो जो एब्जॉर्ब सम एनर्जी हुई वो हुई E2 EA, और जो एनर्जी इवॉल्व हुई वो हुई EE. ठीक है, E मतलब इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, EA मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. क्या होता है ना कि जो वेजिटेबल बैक्टीरिया एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व कर देता है और वेजिटेबल मैटर एनर्जी उतनी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड is actually lesser than energy evolved. ठीक है, सो एंड में वो वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट तो बन जाता है, पर ओवरऑल जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि एनर्जी इवॉल्व हुई है. ठीक है, भले ही वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई पर वो इवॉल्व तो ही है ना. इन द ओवरऑल रिएक्शन, इन द यहाँ से यहाँ पे लिख रही हूँ, इन द ओवरऑल रिएक्शन
energy is released. Hence it is exothermic. ठीक है, समझ आ रहा है? That's a very good example given in your NCERT books. ठीक है, this is an exception. So I believe now exothermic reactions are clear. ठीक है, let's move towards endothermic reactions. So the reactions in which heat energy will be given to the reactants so that they will be broken down. एक बहुत अच्छी चीज़ let me tell you, एक क्वेश्चन आप आना चाहिए आपके माइंड में. क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो देखो समझ, मतलब बेसिकली अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इट मीन्स यू हैवंट लर्न द चैप्टर, like you are not learning the chapter with full potential, with full focus. Okay, मैंने कल बताया था कि जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो बेसिकली स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है. तो और रिएक्शंस हमेशा क्यों होती हैं, केमिकल रिएक्शन एक क्यों होगी, जिससे कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो वो हमेशा स्टेबल फॉर्म हो. करेक्ट. बट मैम ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं इनमें तो हम हीट एनर्जी दे देते हैं. तो हीट एनर्जी जब देते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा. अनस्टेबल हो जाएगा तो रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए. राइट, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए. अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट लर्निंग विद द फुल फोकस. ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, देन यू विल बी एबल टू मेक क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है. सो बेसिकली क्या ध्यान में रखना है, हीट एनर्जी जो हम देते हैं कैन आइदर डू वन ऑफ द टू थिंग्स. ठीक है, आइदर इंक्रीज द एनर्जी of another substance or it can break the substance. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं हम, ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग हीट एनर्जी. इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं. ठीक है, चलो. सो देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट एनर्जी दी, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया. सो दैट्स इट, दैट इज इट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. व्हाट यू कैन राइट हियर, इट कैन बी रिटन एज प्लस हीट इज गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. This reaction can be written like this also. Okay, I believe you are able to understand what is endothermic reaction. That is it for endothermic. Let's move forward to our next type of reaction, and that would be oxidation reactions. Fine, we will be learning oxidation reaction, oxidizing agent and basically reducing agent also. So I should write here oxidation reaction like here. Right, and here it will be reduction reaction. Okay, see, addition of oxygen, removal of hydrogen, increase in positive charge. If positive charge of a substance, of a ion is present, and if its positive charge is increasing, it means it's a oxidation. Decrease in negative charge, loss of electrons. अच्छा, tell me कि जब loss of electrons होता है तभी positive charge increase होता है ना. अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करें तो एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, दो का लॉस करें तो दो पॉजिटिव चार्ज बनेंगे. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन के, वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर द फर्स्ट टू. ठीक है, जो कि क्लास टेंथ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट विल बी
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड decrease in positive charge, increase in negative charge. One second. ठीक है. Fifth would be gain of electrons, क्योंकि इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तभी तो होगा ना. तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th these two definitions are very important, most important, addition of hydrogen and removal of oxygen. ठीक है, fine. So now see, let's see the examples of oxidation and reduction reactions. See, if I have copper and I am heating it in presence of oxygen, obviously in our air there will be oxygen, it will form CuO. Copper is a reddish brown metal. ठीक है, it will be giving copper oxide that is actually black. ठीक है. सो देखो ये रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी की एक्टिविटी में है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. सो कॉपर रेडिश ब्राउन मेटल है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक ब्लैक सब्सटेंस देता है, उसे कॉपर ऑक्साइड कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, लेट्स सी. देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड की गई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो मतलब कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, is oxidized here. So we can say this is the oxidation reaction of copper, isn't it? We can say it. Good. Reduction reaction देखते हैं. तो देखो मान लो वही CuO लिया, इसको हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगा. ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ ब्लैक सब्सटेंस से रेडिश ब्राउन मेटल फॉर्म हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं. तो ये देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. बेसिकली कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, है ना. तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मतलब रिडक्शन. CuO इज रिड्यूस्ड, और यू कैन से reduction of copper oxide has been taken place. Here oxidation of copper has taken place. Here reduction of copper oxide has taken place. Understanding? So these are some reactions, some examples of oxidation and reduction. Next, the very important thing that we will be learning is oxidizing agent. ठीक है, फाइन. देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं इस पे फोकस करने से अच्छा तो मेरी बात पे फोकस करो. फाइन, लेट्स सी, आई विल बी टेलिंग यू इन अ परफेक्ट मैनर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसी में मैं डेफिनेशन लिख दूंगी कि species or the reactant that gets reduced in a reaction and oxidizes
अदर रिएक्टेंट, ठीक है। देखो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या। अच्छा, हैप्पी, सपोज कि कोई इंसान है वो एक हैप्पी एजेंट है, तो वो क्या करेगा, जैसे जोकर्स होता है ना, हैप्पी एजेंट, तो वो दूसरों को हैप्पीनेस देंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी खुद की लाइफ में हैप्पीनेस ना हो, राइट। सो इवन दो दे आर नॉट हैप्पी, दे विल बी गिविंग अदर्स हैप्पीनेस, राइट। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे पर खुद रिड्यूस हो जाएंगे, समझ रहे हो। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट्स, reactant that gets oxidized, right, in a reaction and reduces other reactant. ठीक है, and reduces other reactant, so that will be a reducing agent, correct। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो अब अच्छा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल जो हमने अभी भी पढ़ा है। Cu प्लस O2 gives CuO, है ना। बैलेंसिंग कर सकते हो वैसे, लेकिन देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो नंबर्स ये लिखे हैं उन पे ध्यान नहीं देना है, बेसिकली सिर्फ रिएक्टेंट का नाम लिखना है, ना कि जो नंबर है उनका वो लिखने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द वन दैट गेट्स रिड्यूस्ड, राइट। सो यहाँ पे कॉपर जो है वो तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन भी कॉपर ऑक्साइड ही बना रहा है। चलो ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सो द वन दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर हियर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड, या ऐसा कह सकते हो कि ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वो तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा, दैट्स इट। ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीजन का एडिशन ही ऑक्सीडेशन होता है, राइट। सो देखो O2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। कि और कैसे समझ सकते हैं ये बात, ऑक्सीजन यहाँ पे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। सुनो ध्यान से सुनो कैसे। अब एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ही ब्रेक कर दूं तो इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन निकल के चला गया और एक ऑक्सीजन से ये पहला वाला ऑक्सीजन निकल के चला गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट एक्चुअली द मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, है ना। पहले तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन थे, बट नाउ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज हैपनिंग फ्रॉम O2 मॉलिक्यूल, एंड एक ऑक्सीजन जाएगा एक CO के साथ, दूसरा ऑक्सीजन जाएगा दूसरे CO के साथ, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन का ब्रेकेज हो गया ना, रिडक्शन हो गया। सो ऑक्सीजन का भी रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बेचारा दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देता है पर खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। सो जो रिड्यूस होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिएक्शन से हमें ये समझ में आया कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। मैम ने तो कहा था कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज oxidizing agent and reducing agent both will be present in a reaction, in the same reaction, always redox reaction takes place। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन अलग से हो रहा है और रिडक्शन अलग से हो रहा है, हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। आई विल टेल यू, रिडॉक्स रिएक्शन होगी जो कि हमेशा प्रेजेंट होगी एक रिएक्शन में, कोई कभी ऑक्सीडेशन अलग से नहीं, कभी रिडक्शन अलग से नहीं। तो देखो रिडॉक्स
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन क्यों हम किसी रिएक्शन को बोलते हैं। ओके, चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, वही रिएक्शन जो हमने पहले देखी है, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो इन रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए सबसे पहले ये पता लगाओ कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट से फॉर्म हो रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट है Cu, Cu तो हमेशा CuO से ही फॉर्म होगा, ये तो हमें मालूम है। H2O तो H2O हमेशा H2 से ही फॉर्म होगा, राइट, ये तो समझ में आता है, सामने देखने से ही पता लग रहा है। देखो ये रिएक्टेंट एक्चुअली जब प्रोडक्ट में जा रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, CuO का रिडक्शन हो रहा है। वही H2 में देखो, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो H2 is getting oxidized, so that will be H2 is reducing agent। ठीक है, खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को रिड्यूस करेगा, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। एंड आई बिलीव नाउ यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक उठाओ या जो भी रेफरेंस आपके पास है, ओलंपियाड के क्वेश्चन सर्च करो, ट्राई टू डू द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, ये देखो H2S is reacting with oxygen to give water and sulfur। चलो देखते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2S से S बनेगा, ये तो डाउट कोई कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्फर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसी रिएक्टेंट से बन सकता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, तो सल्फर तो H2S में प्रेजेंट है, राइट। सो दैट्स वाई H2S से सल्फर हमने एक लाइन खींच दी, ऐसे एरो दिखा दो। वैसे ही ऑक्सीजन से H2O बन सकता है, ठीक है, तो हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी यहाँ तक। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, सल्फर में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस, राइट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। वैसे ही ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, है ना। ठीक है, अब देखो जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so oxygen is actually reduced, है ना, so that's why it is the oxidizing agent, and H2S is actually oxidized, H2S is oxidized to sulfur, so that's why it is a reducing agent। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो, and I believe समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या है ना कि सबसे पहले रिएक्शंस जब भी आएंगी पता करना कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से रिएक्टेंट से फॉर्म होगा, एंड तब देखना कि एक्चुअली रिडक्शन से फॉर्म हुआ या ऑक्सीडेशन से। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये वाली MnCl2 H2O और Cl2 है, तो MnCl2 मैंगनीज है, कौन से वाले रिएक्टेंट से फॉर्म हो सकता है, MnO2 से, क्योंकि यहाँ पे दो ही रिएक्टेंट्स हैं, MnO2 और HCl। MnO2 MnCl2 बना रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन,
क्योंकि MnO2 रिड्यूस्ड हुआ, सो दैट वुड बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो HCl, HCl से क्या बना, Cl2, Cl2 किससे बन सकता है, HCl से ही बन सकता है। यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल इज ऑक्सीडेशन, सो बिकॉज HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, the one that is getting oxidized will be reducing agent and the one that is getting reduced will be oxidizing agent. ठीक है, next this is the third example, ये first one है and the second one। ठीक है, चलो यहाँ देखो Fe2O3 that is ferric oxide, it is forming basically reacting with aluminium to form FeNAl2O3, है ना। ये भी एक काइंड ऑफ, ये कौन सी रिएक्शन है, ये काइंड ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, Fe तो एक ही रिएक्टेंट से फॉर्म हो सकता है, फेरिक ऑक्साइड से, फेरिक ऑक्साइड से Fe जा रहा है, सो इट विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन, सो Fe2O3 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम Cl2O3 जा रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, लेट मी राइट, एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोथ विल बी प्रेजेंट इन अ रिएक्शन बिकॉज it will always be a redox reaction. Oxidation reduction के बिना होगा नहीं, reduction oxidation के बिना होगा ही नहीं, like right. So these are some examples that we have seen. I hope you are able to understand what are reducing agents and oxidizing agents and what are redox reactions basically. We have seen a lot of examples now. ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो लेट्स डू इट। अ शाइनिंग मेटल M on burning gives a dazzling white flame and changes into a white powder N। ठीक है, आइडेंटिफाई M and N। तो देखो क्या बोल रहा है, शाइनी मेटल, शाइनिंग मेटल है तो चलो वो मैग्नीशियम होगा, राइट। M is actually magnesium, when it is burning in presence of oxygen it is giving dazzling white flame and it gives MgO. So white powder में change हो जाता है, this is white powder and that is actually N। ठीक है, M और N पता चल गया, right। Represent the above reaction in the form of a balanced chemical equation। तो हमने represent कर दिया, पहले लिख लेना, ठीक है, Mg plus O2 gives MgO, then उसको बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये पूछ रहे हैं रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, लेट्स सी। M क्या है यहाँ पे, M तो है Mg, Mg से क्या बन रहा है, MgO। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऐड, सॉरी ऑक्सीजन ऐड, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। M अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो Mg अंडरगो ऑक्सीडेशन, है ना। आई होप कि ये समझ में आया है, राइट। Mg अंडरगो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो FeSO4 when it is heated it forms Fe2O3 that is brown, SO2 and SO3। ये रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी, याद करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, राइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ रिडॉक्स भी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और SO2 और SO3 में SO4 से SO3 बन रहा है, तो ऑक्सीजन एक रिमूव हुआ, रिडक्शन, फाइन। रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शंस वगैरह सब कुछ समझ में आई हैं। इन द नेक्स्ट क्लास
in this class basically we have learnt about all the types of reactions up to redox reactions, right, and we have seen neutralization reactions, double displacement reactions, displacement reactions, exothermic, endothermic and redox reactions that are very important. In the next class we will complete the chapter by learning about corrosion, that is an application of redox reactions, okay, and by learning about rancidity, and we will be doing some questions and the chapter will be completed. Okay. So, this is the part 4 of this chapter. Learn properly and come after revising the all the 4 topics. Okay. Thank you for now. We will be meeting tomorrow.